नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं रहस्य के पार और आज इस वीडियो में एक्सप्लेन करने जा रहे हैं दी वैम्पायर डायरीज का सीजन 7 का एपिसोड नंबर 7। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले वीडियो को जरूर लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, जिससे कि मैं अमेजिंग कंटेंट आपके लिए हमेशा लाता रहूं और डेली अपलोड करता रहूं। तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब। और अब शुरू करते हैं एपिसोड नंबर 7 के साथ। अब हम पहला सीन देखते हैं 3 साल फ्यूचर का, जहां पर हम देखते हैं गाड़ी चलाने लग रहा है डेमन और उसके साथ अलारिक है और बहुत जल्दी जल्दी पहुंच रहे हैं एक तरह से वहीं पर जहां पर कैरोलाइन का स्टूडियो है। वहीं पर हम देखते हैं बोलते हैं जल्दी से जाना है हमको, कैरोलाइन और स्टेफन दोनों को बचाना है कि स्टेफन वहां पर पहुंच ना पाए और कैरोलाइन को वहां से भगाना है एक तरह से, क्योंकि उसकी जान भी खतरे में है। और तभी हम देखते हैं जल्दी से जल्दी पहुंचने की कोशिश करते हैं और वो न्यू स्टूडियो पहुंचते हैं। हम देखते हैं कि बाहर खड़ा रहने के लिए कहता है लारिक को और कहता है मैं अंदर से कैरोलाइन को लेके आता हूं, देख यहाँ पर स्टेफन ना आ जाए, क्योंकि जो पीछे पड़ा है वो स्टेफन के पीछे पड़ा है, इसलिए उसने कैरोलाइन को एक तरह से निशाना बनाया है। तभी हम देखते हैं कि अंदर जाता है डेमन और यहाँ वहां देखने लगता है और पता चलता है ये सब रिकॉर्डिंग थी और वहां पर कैरोलाइन नहीं थी और समझता है कि एक तरह का ट्रैप था। और तभी हम देखते हैं उसको 3-4 रिवेन की गोलियां मारती है कोई और वहीं पर वो बेहोश हो जाता है और यहीं पर यह एपिसोड शुरू होता है। हम पहला सीन अब प्रेजेंट का देखते हैं, जहां पर हम देखते हैं कैरोलाइन एक प्रेगनेंसी टेस्ट लेती है और बोलती है कि देखते हैं क्या रिजल्ट आता है। मुझे तो नहीं लगता लारिक तुमने कभी सुना है कि वैम्पायर को प्रेग्नेंट होते हुए। और तभी लारिक बोलता है ये तो नहीं सुना, बट मैंने ये भी नहीं सुना था एक स्टोन जिसके अंदर वैम्पायर की पुरानी आत्माएं हो, कुछ भी हो सकता है। और ये कहने के बाद बोलती है ऐसा कैसे हो सकता है कि मैं प्रेग्नेंट हो सकती हूँ, कोई भी सिम्टम्स नहीं दिखे हैं। और ये कहने का बोलता है हो भी सकता है, तुम सांस ले सकती हो, तुम्हारा बॉडी सही से काम करती है और एक तरह से जेमिनी कवन के पास कोई ऑप्शन नहीं होगा तुम्हारे सिवाय जो एक बॉडी जो इमोर्टल हो और बच्चों को एक तरह से सिक्योर कर सके, उनके फ्यूचर को, उनकी पूरी ब्लड लाइन को सिक्योर करके एक तरह से रख सके, इसलिए शायद तुम्हें चुना हो। और ये कहने के बाद कैरोलाइन थोड़ी कंफ्यूज हो जाती है कि उसको क्यों चुना गया है इसके लिए। अब फिर हम देखते हैं थोड़ी देर बाद जो टेस्ट का रिजल्ट आता है और वो होता है नेगेटिव। और ये देखने के बाद अलारिक निराश हो जाता है और बोलता है वैलेरी कैसे गलत हो सकती है, उसने तो कहा था हमें। तभी कैरोलाइन वहां जाती है और बोलती है कि मुझे उससे ज्यादा इस पे यकीन है और मुझे लगता है कि रियल में ऐसा कुछ नहीं है, उसकी शायद कोई ट्रिक रही होगी कुछ करने के लिए और मेरे हिसाब से रिजल्ट नहीं है और ये नेगेटिव ऐसा हो ही नहीं सकता नॉर्मली। और तभी हम देखते हैं उसके पास मैट का फोन आता है और कैरोलाइन मैट से बात करती है। वहां पर मैट बहुत ज्यादा टेंस दिखाई दे रहा था और बोलता है कि मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए एक तरह से, तुम आ सकती हो क्या मिस्टिक फॉल्स के अंदर, क्योंकि कल मैंने एक ग्रुप ऑफ पीपल को देखा था, नियरली 2 डजन जो स्कूल के अंदर गैदर हो चुके थे और एक तरह से हमने उसको भगा तो दिया सबको एक तरह से ट्रैंकुलाइजर मार के, बट अब फिर वो वापस आ गए थे और यहाँ पर मैं बानी की हेल्प ले रहा था, पता नहीं बानी कहाँ गायब है। और ये कहने के बाद कैरोलाइन बोलती है बानी तो एंजो के साथ कुछ और काम कर रही है। और तभी हम देखते हैं मैट बोलता है बानी एंजो के साथ क्यों काम कर रही है, क्या बात हो गई। और ये कहने के बाद कैरोलाइन बोलती है वो तो मुझे नहीं पता, बट कुछ इंपॉर्टेंट था इसलिए उसके साथ चली गई है, मैं तुम्हारी हेल्प के लिए पहुंचती हूँ, बट कहाँ पहुंचना है। तभी हम देखते हैं कि मैट सीधा पूछता है मिस्टिक ग्रिल्स के अंदर और देखता है कि कितने सारे लोग बैठे हुए थे कंपेल होकर और बोलता है कि तुम जितनी जल्दी हो सकती हो ना कैरोलाइन वापस यहाँ पर आ जाओ, क्योंकि यहाँ पर हालात और भी खराब हैं। और तभी हम देखते हैं कैरोलाइन एकदम शॉक हो जाती है कि वहां पर हो क्या रहा है। फिर हम बानी को एंजो के साथ देखते हैं जो पुरानी गाड़ियों के पास ढूंढने लग रहे थे ऑस्कर की गाड़ी को और वहां से उन्हें कुछ लेना था। तभी हम देखते हैं गाड़ी को खोलते हैं और हर जगह ढूंढने के बाद उन्हें एक अजीब सी तलवार मिलती है, जिसको देख के बानी बहुत ज्यादा शौक थी इसकी क्या जरूरत है। और तभी बोलता है शायद मैं इसे मार सकूं जूलियन को और उसके बाद लिली मेरी हो जाएगी। और ये कहने के बाद बानी बोलती है ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला, तुझे लिली जिंदगी में माफ नहीं करेगी अगर तूने ऐसा किया तो। और ये कहने के बाद बोलता है ये तो मेरी मर्जी डिपेंड करती है, तुम मुझे कोई नहीं होती बताने वाली। और तभी हम देखते हैं कि बानी बोलती है जाओ जो करना है करो, लड़ो उससे, मुझे तुमसे कोई मतलब नहीं है। और ये कहने के बाद वहां से आ जाती है। हम फिर अगले सीन में देखते हैं कि स्टेफन बाकी सारे घर के काम कर रहा है और डेमन बोल रहा है तुझे हो क्या क्या है, तू एक दिन में भूल गया, तुझे एक तरह से जूलियन से बदला लेना था और मैंने अपने सारे इंपॉर्टेंट काम साइड रख के इसके लिए मैं रेडी हो गया उसको मारने के लिए, और तू क्यों रेडी नहीं हो रहा है। और ये कहने के बाद बोलता है थैंक्स गिविंग की तैयारी कर रहा हूं। और ये कहने के बाद बोलता है थैंक्स गिविंग तो कल है ना, वो एक तरह से इवेंट और पार्टी टाइप, तो आज क्यों कर रहा है। और ये कहने के बाद बोलते हैं एक तरह से प्री प्लानिंग कर रहा हूं और मुझे थोड़े एलाई भी चाहिए, क्योंकि जूलियन को पता है मैं उस पर अटैक करूंगा, वो हमसे एक कदम आगे रहेगा, इसलिए हम पहले एक एलाई को जोड़ लेते हैं, अपनी तरफ एक बंदे को कर लेते हैं, उसके बाद ये सब डिसाइड करेंगे। और तभी हम देखते हैं गेट की घंटी बजती है और हम देखते हैं कि डेमन गेट खोलता है और देखते हैं उसकी मॉम आई थी और कहती है कि मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने के लिए लाई हूं। और ये देख के हम देखते हैं डेमन उसे घर के अंदर इन्वाइट तो करता है और बहुत ही बुरी तरह शौक था कि हेल्प किसकी ले रहे हो, जूलियन को मारने के लिए लिली की, जो इम्पॉसिबल है, और अपने भाई की तरफ देखता है और वहीं पर हम देखते हैं उसके भाई के पास शायद कोई प्लान था। फिर हम देखते हैं लिली अंदर आके बैठ जाती है और स्टेफन बोलता है कि मुझे अब कोई और लड़ाई नहीं चाहिए, यहाँ खत्म करते हैं सब कुछ और तुम मेरी मॉम हो। और ये कहने के बाद बैठ जाता है और बोलता है कि मुझे कोई और लड़ाई नहीं चाहिए, बट मैं कुछ बात बताना चाहता हूँ जो मुझे पर्सनली पता चली है और तुम्हें हमारा साथ देना पड़ेगा। और ये कहने के बाद लिली बोलती है हाँ बताओ तुम्हें क्या पता चला है जिसकी वजह से मुझे तुम्हारा साथ देना पड़ेगा।
और तभी वो बताता है कि एक तरह से वैलेरी प्रेग्नेंट थी मेरे बच्चे के साथ 1863 में, और जैसे ही चुपचाप कहीं से खबर मिली जूलियन को, और जैसे उसे खबर मिली उसने एक तरह से वैलेरी को इतना मारा कि उस बच्चे को मार डाला जो उसकी कोख में पल रहा था। और ये करने के बाद वो उसे अपने साथ ले गया, बट थिंग वॉज उसको एक तरह से कोई भी प्रॉब्लम खड़ी नहीं करनी पड़ी तुम्हारे और उसके बीच में, और इसलिए उसने सारी चीजें उसके साथ की। और ये कहने के बाद बोलता है कि मुझे ये प्रॉब्लम थी, और ये कहने के बाद लिली बोलती है ऐसा हो ही नहीं सकता जूलियन ऐसा करे, पहली बात। नंबर 2, वैलेरी एक तरह से गलत लड़की है, उसने पता है 150 साल तक मेरे से बात छुपा के रखी तुम्हारे और उसके बीच में, और एक तरह से उसने मेरे एक फैमिली मेंबर को भी मार डाला है, तो उसके पीछे तो कोई गलत ही रीजन होगा ना, वो सही नहीं है तुम जिस पे यकीन कर रहे हो। और तभी हम देखते हैं डेमन दोनों तरफ देखता है और बोलता है कि मॉम आपका टेस्ट खराब है आदमियों के मामले में, मैं बताऊं तो। और तभी हम देखते हैं ये कहने के बाद अब डेमन बोलता है कि शायद आपके टेस्ट ही खराब हो रखा है, पहले वाला भी ऐसा ही था, अब आपका नया बॉयफ्रेंड भी ऐसा ही है। और तभी हम देखते हैं ये सुनने के बाद स्टेफन बोलता है चलो छोड़ो इन बातों को, शायद मैं बेवकूफ बन गया हूं वेल्ड्री से, और शायद मॉम सही कह रही हूं। और ये सुनने के बाद डेवन बोलता है तू पागल हो गया है क्या, और तभी ड्रिंक सर्व करता है और बोलता है चलो पुरानी बातों को भूलते हैं, एक नई स्टार्टिंग करते हैं, वेल्ड्री शायद झूठ बोल रही थी। और तभी हम देखते हैं कि वो ड्रिंक डालता है अपनी मॉम के लिए और अपने लिए भी, और तभी हम देखते हैं चर्च करके पीने लगते हैं, बट जैसे उसकी मॉम पीती है उसके अंदर बेहोशी आ जाती है और वो जमीन पे गिरती है। और ये देख के स्टेफन बोलता है कॉन्सेंट्रेटेड रिवेन था इसके अंदर। और ये देखने के बाद डेवन बोलता है मुझे तेरा स्टाइल बहुत पसंद आया, मुझे नहीं पता था, मुझे प्लान में शामिल तो कर लेता। और बोलता है कि मैंने सेकेंडरी प्लान सोचा था अगर मॉम हमारी बात नॉर्मली ना माने तो। और उसके बाद वो अपनी मॉम को बेहोश करके बांध देते हैं। तभी हम देखते हैं थोड़ी देर में लिली की आंख खुलती है और बोलती है तुम मेरे साथ ये क्या कर रहे हो। और ये कहने के बाद स्टेफन बोलता है तुम्हें समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि आपका टेस्ट रियल में खराब है मैन के अंदर, और सेम चीज रिपीट हो रही है जो हमारे फादर के साथ रिपीट हुई थी। वहीं पर हम देखते हैं डेमन बैठा हुआ था और खाते हुए बोलता है याद आया पहले भी उसमें सेम सिंबल दिखे थे फादर के अंदर, साइको वाले, हम कहते थे साइको साइको, बट आपको तब भी समझ नहीं आया, और सेम जूलियन के साथ भी हो रहा है। और ये कहने को स्टेफन बोलता है तुम्हें याद है थैंक्स गिविंग से याद आया कि वो हमारा 1851 का थैंक्स गिविंग। और ये कहने के बाद बोलता है हाँ मुझे अभी भी याद है जब मेरे फादर ने मेरा ही पेट टर्की मेरे हाथों से कटवाया था और एक तरह से थैंक्स गिविंग के लिए खाने के लिए दे दिया था, और मुझे बहुत बुरा लग रहा था। और तभी हम देखते हैं पास्ट का सीन, उस सीन में हम देखते हैं कि वो थैंक्स गिविंग डिनर कर रहे थे, और वहीं पर हम देखते हैं छोटा डेमन खाने के लिए तैयार नहीं है। और तभी हम देखते हैं छोटा स्टेफन पूछने लगता है तुम क्यों नहीं खा रहे हो। और तभी हम देखते हैं बोलता है सैमी हमारा पेट है। और तभी हम देखते हैं उसका फादर गुस्सा हो जाता है और बोलता है कि वो सिर्फ एक टर्की थी, तुम्हारा कोई दोस्त वोस्त नहीं था, और चुपचाप खाओ, यहाँ पर तुम इन्विटेशन पे नहीं आए होगे, तुमको प्लेट खाली करनी पड़ेगी वरना घर से बाहर। और तभी हम देखते हैं डेमन अपनी मॉम की तरफ देखता है और बोलता है मम्मी प्लीज समझने की कोशिश करो, मेरा पेट था जिसको हम खा रहे हैं। और तभी हम देखते हैं उसका मन बहुत ज्यादा दुखी हो जाता है। और तभी हम देखते हैं उसकी मॉम उसके फादर की तरफ देखती है और उसका फादर गुस्से से देख के नीचे आके कर लेता है, और हम देखते हैं कि वो उसको खाने के लिए फोर्स करती है उसकी मॉम भी, और हम देखते हैं वो खाने लग जाता है, बट उसको इमोशनली ब्रेक डाउन हो रहा था। वहीं हम देखते हैं प्रेजेंट टाइम बोलता है मेरा पेट सैमी तो मर गया, पुअर सैमी, बट आपको ये पता चला आपका साइकोपैथ हस्बैंड था और अब बॉयफ्रेंड भी है। और ये कहने के बाद हम देखते हैं कि उसकी मॉम कहती है ऐसा कुछ नहीं था, मैं तुम्हें सिर्फ खाना कंप्लीट करने की अच्छी सलाह दे रही थी। तभी स्टेफन बोलता है आप कितनी गलत हो, आपको हर बार वैसे मैन क्यों पसंद आते हैं जो आपको मैनिपुलेट करते हैं, आपको अब्यूज करते हैं, आपको एक तरह से यूज करते हैं। आपकी एक तरह की चॉइस ही ऐसी हो चुकी है, पहले भी वाला भी ऐसा ही था, ये भी ऐसा ही है, और आपको पता नहीं चल रहा है। जब कुछ टाइम बाद पूरे सिम्टम्स आ जाएंगे ना तब पता चलेगा। और तभी हम देखते हैं उसकी मॉम बिल्कुल भी यकीन नहीं करती और कहती टॉर्चर तो तुम कर रहे हो मुझे, वो नहीं। अब हम देखते हैं सेल्वाटोर हाउस के अंदर इस मोमेंट पे आता है एकदम एंजो, और एंजो का आता देख हम देखते हैं जूलियन बोलते हैं तुम कौन हो, वो केटरिंग वाले कल वाले, तुम्हारा हिसाब हो चुका है कि अब टिप लेने आए हो। तभी हम देखते हैं एंजो गुस्सा आता है और बोलते हैं मैं टिप लेने नहीं आया हूं, मैं एक तरह से लिली से मिलने आया हूं और मुझे मेरा यहाँ पर कुछ छूट गया है। और ये कहने के बाद जूलियन बोलते हैं क्या छूट गया है तुम्हारा, बोलता है मेरा एक तरह से यहाँ पर गिटार है। और तभी जूलियन बोलते हैं मैंने तो कहीं नहीं देखा, शायद कचरे में फेंक दिया होगा लिली ने जब उसको बेकार लगा होगा। और ये कहने के बाद एंजो गुस्सा आता है और बोलता है कि लिली को बहुत पसंद था जब मैं वो बजाता था, मुझे कई बार उसने रिक्वेस्ट भी की थी बजाने के लिए। और तभी हम देखते हैं ये सुनने के बाद जूलियन जेलस फील करता है, उसको दीवार में मारता है और कहता है कि इस घर में अगर ब्लड शेड नहीं होता तो अब तक मैं तेरी गर्दन उड़ा देता। लिली ने कहा है कि अंदर कोई भी मारा मारी नहीं होगी। और ये कहने के बाद एंजो बोलता है अच्छा घर के अंदर कही है ना, घर के बाहर के लिए तो नहीं कही होगी। और ये कहने के बाद हम देखते हैं कि एंजो और जूलियन बाहर चले जाते हैं एक स्वॉर्ड फाइट के लिए। फिर वही हम देखते हैं कि इस मोमेंट पे डेमन एक तरह से और रिवेंज डालता है रस्सियों पे, और ये देखने के बाद उसकी मॉम बोलती है बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है, तुम ये क्या कर रहे हो, मैं तुम्हारी मॉम हूं। और ये कहने के बाद डेमन बोलता है तुम सोचो 12 साल के हो और हेल्पलेस हो और इस सिचुएशन में हो तो तुम्हें कैसा लगेगा, तुम्हें पता है मेरे साथ क्या हुआ था।
और तभी हम देखते हैं एक और फ्लैशबैक सीन जिसपे हम देखते हैं उसी डिनर टेबल पे उसकी मॉम को ड्रिंक लाने के लिए कहता है उसका फादर, और तभी हम देखते हैं पूछता है कि मेरे एक तरह से बैग से पैसे चोरी हो रहे हैं और किसने किए हैं। तभी हम देखते हैं डेवन बोलता है हम दोनों भाइयों ने कुछ नहीं किया है, बट तभी हम देखते हैं कि वो बोलता है किसी ने तो किए होंगे, अपने आप तो नहीं कहे होंगे। और तभी हम देखते हैं वो उसका फादर उसके छोटे भाई स्टेफन की तरफ देखता है, और ये देखते हुए डेमन को लगता है शायद उसके छोटे भाई को हार्म करे, तो झूठ बोल देता है और कहता है हाँ मैंने चुराए थे, सॉरी फॉर दैट। और ये कहने के बाद हम देखते हैं उसके फादर को गुस्सा आता है और कहता है कि चोरी करना गलत बात है बट तुमने सच बोला है, ये अच्छी बात है। और ये कहने के बाद बोलता है चोरी करने की सजा तो मिलेगी। और तभी हम देखते हैं उसका हाथ लेता है और सिगार से जला देता है। और ये देख के हम देखते हैं कि प्रेजेंट टाइम में भी डेमन अपना हाथ पकड़ रहा है और उसको मेमोरीज वो याद आ रही हैं। तो गाइस जो बचपन में हुई मेमोरीज इंसान के दिमाग पे बहुत असर करती है, उनको उतना साइको बनाती है। डेमन साइको है, उसके साथ इतना सब हुआ है पास्ट में। तभी हम देखते हैं स्टेफन बोलता है उसी मोमेंट पर, लिली तुम समझ नहीं पा रही हो, एक पैटर्न है, जितने भी मर्द को तुम डेट करोगी सारे एक जैसे साइको ही होंगे, धीरे धीरे एक तरह से उनकी क्वालिटी सामने आएंगी। और ये कहने के बाद उसकी मॉम बोलती है लिली कि तुम्हें क्या लगता है मुझे सारी सिचुएशन पता नहीं थी, और मुझे नहीं पता तुम्हारा फादर कितना क्रूल है, बट ये थिंग थी कि मेरे पास कोई पावर नहीं थी, मैं तुम्हारी स्क्रीम सुनने लग रही थी और मुझे पता था तुम माइक्स लगा रहे हो, मुझे सब कुछ पता था। और ये कहने को उसके बेटे को गुस्सा आता है और बोलता है सब कुछ पता होते हुए तुमने कुछ नहीं किया। और तभी हम देखते हैं लिली का गला कटने लगता है अपने आप, और ये देख के दोनों बेटे एकदम टेंस हो जाते हैं कि उनकी मॉम को क्या हो रहा है। और तभी बोलते हैं कि एक तरह से जूलियन ने मेरी लाइफ अपनी लाइफ से कनेक्ट कर ली है, क्योंकि तुम उसे मारना चाहते थे, उसको बचाने के लिए हमने एक दूसरे से अपनी लाइफ कनेक्ट कर ली है। और ये देखने के बाद हम देखते हैं स्टेफन टेंस हो जाता है अपनी मॉम के लिए। फिर वहीं हम देखते हैं कि एंजो और जूलियन के बीच में तलवारबाजी में लड़ाई चलने लग रही है, और तभी हम देखते हैं कि इस मोमेंट पे एंजो दूसरी तलवार निकाल देता है, जिसको देख के एंजो बहुत ही ज्यादा कॉन्फिडेंट फील करता है। और वहीं पर हम देखते हैं जूलियन बोलता है ये तुम्हारे पास कहां से आई, और ये कहने के बाद एंजो बोलता है शायद तुम्हें याद ही होगी। और ये करने के बाद उनके बीच में लड़ाई छिड़ जाती है, और उसी मोमेंट पे हम देखते हैं फिर हम देखते हैं कि डेमन सीधा चला जाता है जूलियन को रोकने के लिए। उसी मोमेंट पे हम देखते हैं कि उसका गुस्सा अब शांत भी हो चुका था, और वहीं पर स्टेफन अपनी मॉम को आजाद भी करा देता है। और वहीं पर हम देखते हैं ब्लड पहुंचते पहुंचते लिली बोलती है कि मुझे सब पता था तुम्हारे साथ क्या हो रहा है, और मैं साइड वाले रूम में बैठ के सुन भी रही थी, और एक तरह से जो पैसे चोरी किए थे वो मैंने किए थे, जिसका डेमन पे इल्जाम आया था। और ये सुनने के बाद स्टेफन को गुस्सा आता है और बोलते तुम कैसी माँ हो, तुम्हारे बच्चे एक तरह से गलत चीज के लिए पिट रहे हैं और तुम एक तरह से दूसरे कमरे में कुछ भी नहीं बोल रही हो। और ये कहने के बाद बोलती है मुझे पता है वो सब क्या कर रहा था, बट मैं क्या करती, मेरे पास कुछ भी नहीं था, ना उसने मेरे हाथ में पैसे सौंप रखे थे, ना कोई प्रॉपर्टी, उसने कुछ भी नहीं छुपा था, और पूरा हम उस पर डिपेंडेंट थे। मैं चोरी छुपे कुछ कुछ पैसे जोड़ रही थी जिससे कि हम ट्रेन टिकट खरीदें और उसको छोड़ के वहां से चले जाएं, और मैं तुम्हें उससे बचाना चाहती थी उस साइकोपैथ से, बट मैं क्या करूं, वो शराबी होते हुए भी हमसे एक कदम आगे था। मैंने ट्रेन टिकट खरीदी थी और मैं उसको निकालने जा रही थी उस रात जिस दिन हम जाने वाले थे, और पता चलता है कि उसको हमसे पहले पता चल चुका था। वो मुझे मारता है और वो मुझे वॉर्न करता है अगर फिर से मुझे छोड़ के जाने की कोशिश की तो मैं बच्चों को इतनी दूर ले जाऊंगा कि तुम वापस ना मिल सको। इसलिए मैंने एक तरह से चुप्पी बनाए रखी और तुम्हारे साथ रही कि तुम्हें किसी तरह से प्रोटेक्ट कर सकूं, वरना वो एक शैतान था। और ये कहने के बाद हम देखते हैं कि उसकी माँ उसके पास आ जाती है और बोलती है कि वो हमेशा उन्हें चाहती है और उसके लिए जो भी किया है ना बेस्ट करने की कोशिश की है उस साइकोपैथ के साथ रहते हुए भी। फिर हम देखते हैं वहां पर एंजो की और जूलियन की लड़ाई चल रही थी, और तभी हम देखते हैं एंजो के ऊपर जूलियन भारी पड़ने लगता है। तभी डेमन दूर फेंक के मारता है और बेहोश कर देता है जूलियन को, और उसे कहता है कि अगली बार से लकड़ी यूज करना, लोहा नहीं। और ये कहने के बाद एंजो को उठाता है और एंजो बोलता है ये सोर्ड एक तरह से बनी है वैम्पायर्स को मारने के लिए, पता नहीं काम क्यों नहीं कर रही है। और ये कहने के बाद उसको खड़ा करता है, बट तभी हम देखते हैं जूलियन पीछे से अटैक करता है डेमन के ऊपर, बट डेमन उसको एक तरह से तलवार मार देता है सेफ्टी में, और हम देखते हैं कि सीधा लिली को भी लगती है चोट और लिली एकदम बेहोश होने लगती है। और तभी हम देखते हैं स्टेफन उसे संभालता है, और वहीं पर हम देखते हैं कि डेमन को पता था ऐसा हो रहा है, बट वो जानबूझ के अपनी मॉम से भी रिवेंज ले रहा था जो चीजें उसके साथ बचपन में हुई है उसके लिए। तभी हम देखते हैं एंजो बोलते चलो, तो हमने उसको मार दिया सोर्ड की मदद से, और हम देखते हैं कि जमीन पे पड़ा हुआ था इस मोमेंट पे जूलियन, और ये देखने के बाद बोलता है चलो लिली का भी काम तमाम हो गया क्योंकि उससे लिंक थी। और ये सुनने के बाद एंजो बोलता है तुम कहना क्या चाहते हो, और बोलता है कि मेरी मॉम इससे लिंक थी क्योंकि उसको ह्यूमन शील्ड की तरह यूज कर रहा था ये एक तरह से डरपोक जूलियन। और ये कहने के बाद हम देखते हैं कि एंजो को गुस्सा आता है और मुक्का मारता है और बोलता है कि तुमने लिली को कैसे मार सकते हो, और ये कहने के बाद गुस्सा करने लगता है। बट तभी हम देखते हैं जूलियन वापस खड़ा होता है, एंजो की गर्दन तोड़ता है और वो सीधा तलवार मारता है डेमन को, और हम देखते हैं डेमन एक पेड़ में गड़ के रह जाता है। अब फिर हम देखते हैं जूलियन आगे बढ़ता है, तलवार लेता है और डेमन को परमानेंटली खत्म करने का इंतजाम करने की कोशिश करता है। बट तभी हम देखते हैं पीछे स्टेफन आके उसे रोकने लगता है, और वहीं पर लिली आती है और बोलती है सब रुक जाओ, ये क्या कर रहे हो।
और तभी हम देखते हैं जूलियन सब कुछ छोड़ देता है और बोलता है कि ये सब डेमन की गलती है, डेमन ने शुरू किया था, मैंने कुछ नहीं किया है। डेमन को पता था तुम मुझसे कनेक्टेड हो, फिर भी इसने मेरे दिल के आर पार वो सोड कर दिया। और ये कहने के बाद हम देखते हैं अब स्टेफन पूछने लगता है डेमन तूने जानबूझ के किया है क्या? और तभी बोलते हैं इसमें फर्क क्या है, ये फिर भी नहीं सुधरने वाली है और फिर भी ये नहीं समझेगी लिली, तो क्या फायदा ऐसी माँ का। और ये कहने के बाद हम देखते हैं कि लिली उसको वापस लेके जाती है और जूलियन से कहती है प्लीज मुझे यहाँ से ले चलो, मुझे इनके पास नहीं रहना है। और फिर वहां से चली जाती है और हम देखते हैं स्टेफन को बहुत बुरा अपनी माँ के लिए भी लग रहा था और अपने भाई के लिए भी। अब हम देखते हैं मैट के पास कैरोलाइन पहुंच चुकी थी और दिखाता है कि इतने सारे लोग बैठे हुए हैं और बोलती इन बैग में क्या है, तो बोलता है एक तरह से लिक्विड है जिससे हाइड्रेटेड रहे और ये एक तरह से खाना खाने लग रहे हैं जो प्रोटीन रिच फूड है जिनसे इनका ब्लड एक तरह से लेवल इंक्रीज हो और हीमोग्लोबिन भी इंक्रीज हो। और ये कहने का बोलते हैं इनको बाइट मार्क्स हैं इनकी बॉडी पे और डेमन बोलता है एक भी बाइट मार्क नहीं मिला, लगता है कोई बड़ा स्टोरेज बना रहा है एक साथ खत्म करने के लिए स्लोटर हाउस की तरह। और ये कहने के बाद बोलती है तो इसमें क्या किया जा सकता है। और हम देखते हैं कहते कहते अब उल्टी आने लगती है कैरोलाइन को और वो उल्टी करती है और ये देखने के बाद अब मैट को चिंता होती है और बोलती है तुम्हें उल्टी क्यों हो रही है। और ये कहने के बाद बोलती है शायद मेरे को फूड पॉइजनिंग हो चुकी है, कुछ गलत वलत खा लिया होगा मैंने किसी एक्सपायर्ड बैग से। और ये कहने के बाद बोलता है नहीं यार कोई बड़ा पंगा लगता है मुझे। और ये कहने के बाद हम देखते हैं कैरोलाइन बोलती है बड़ी बात नहीं है, बड़ी प्रॉब्लम इस कमरे में इतने सारे लोग जो कंपल्शन के अंदर हैं, इनका कंपल्शन कैसे उतारें। और ये कहने के बाद उसके दिमाग में आता है कि कैसे उतारे का मतलब क्या है, साइफन भी तो कर सकते हैं और वो किसी को जानती है जो साइफन आराम से कर सकती है। और तभी एक तरह से कॉल करती है वेलेरी को। फिर हम देखते हैं थोड़ी देर में वेलेरी आ तो जाती है और बोलती है इतने सारे लोगों में से कैसे करूंगी मैं। और तभी कैरोलाइन बोलती है एक को जैसे करोगे वैसे ही कर लेना। और ये कहने के बाद वेलेरी बोलती है ये लोग तो चले जाएंगे और शायद जूलियन इनको किसी और से रिप्लेस कर दे, कोई बड़ी बात नहीं है, वो बहुत ही बड़ा साइकोपैथ है। और ये कहने के बाद बोलती है हमको अभी तो इनकी जान बचानी होगी ना। और ये कहने के बाद हम देखते हैं कि वेलेरी बोलती है तुम्हें यहाँ पर होना नहीं चाहिए बाय द वे, क्योंकि प्रेग्नेंट वैम्पायर को ऐसे घूमना नहीं चाहिए, उनको टेक केयर करके रखनी चाहिए अपनी। और ये कहने के बाद मैट बोलता है प्रेग्नेंट। और तभी हम देखते हैं कैरोलाइन बोलती है ऐसी कोई बात नहीं है, ये सिर्फ एक तरह से बहम है जो इसने एक तरह से अलारिक के दिमाग में डाल दिया। पूरे दिन बैठ के सोचता है कि उसके बच्चे यहाँ भी जिंदा है जिंदा है जिंदा है, बट रियलिटी ऐसी हो ही नहीं सकती है और मैं प्रेग्नेंट नहीं हूं, तुम समझने की कोशिश करो। और ये कहने के बाद हम देखते हैं कि इस मोमेंट पे वेलेरी बोलती है ओके कैरोलाइन तुम मेरे बात पे यकीन नहीं करती हो, तुम्हें लगता है मैं झूठ बोल रही हूँ, तो बेटर है मैं यहाँ से चली जाती हूँ। तभी हम देखते हैं कैरोलाइन उसे रोकती है और बोलते हैं आई एम सॉरी मुझे समझ नहीं आ रही सिचुएशन, पर तुम्हें मुझे हेल्प करनी पड़ेगी इन लोगों को साइफन करने में जिससे इनका कंपल्शन दूर चला जाए और हम इन लोगों की जान बचा सके। और ये कहने के बाद हम देखते हैं वेलेरी उनकी हेल्प करने के लिए तैयार थी। फिर हम देखते हैं थोड़ी देर बाद सबको साइफन करके कंपेल करके भुलवा के सारी चीजें उनको वापस भेजने लग रहे थे और लगभग लोग जा चुके थे। वहीं पर हम देखते हैं अब मैट को डाउट होता है और बोलते हैं शायद तुम प्रेग्नेंट हो सकती हो। और तब बोलती है ऐसा कुछ नहीं है, वेलेरी ने एक तरह का ऐसा इंपॉसिबल है यार, वेलेरी कहे या कोई भी कहे, ये फिजिक्स के खिलाफ है, यूनिवर्स के खिलाफ है। तभी हम देखते हैं उस कमरे के अंदर बो आ जाता है, वो भी एक हेरेटिक है। और ये देखने के बाद वेलेरी बोलती है जो भी जूलियन प्लान कर रहा है बहुत बेकार है, तुम्हें हेल्प करनी चाहिए हमारी और तुम अच्छे इंसान हो बो। और तभी हम देखते हैं बो एक तरह से जमीन पे गिरा देता है वेलेरी को, बट उसी मोमेंट पे हम देखते हैं चुपचाप मैट गन निकालता है और 3-4 गन मारता है बो को। और तभी हम देखते हैं लोगों को बाहर लेके जाता है और तभी हम देखते हैं कि बो के निशाने पे आ जाती है कैरोलाइन जिसको जमीन पे गिराता है। बट तभी हम देखते हैं वेलेरी उसको एक बड़ा सा स्टेक मारती है पेट में और एक तरह से अपना मैजिक यूज करते हुए कैरोलाइन और खुद को गायब कर लेती है और कहीं और पे टेलीपोर्ट करती है और उसकी जान बचाने के लिए, जिसे देख के वो आसपास देखने लगता है और उसे कोई नहीं दिखता और उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आने लगता था। अब फिर हम अगले सीन में बानी को देखते हैं जो सीधा जाती है अलारिक के पास और बोलती है तुम यहीं पर हो और दिन में भी ड्रिंक कर रहे हो। तभी हम देखते हैं कि अलारिक की हालत खराब थी और बहुत ज्यादा डिप्रेस दिखाई दे रहा था। और वहीं पर हम देखते हैं कि वो अंदर आती है और बोलती है कि हमको एक बड़ी सी सोड मिली है ओस्कर की गाड़ी के डिक्की से और हम उसको लेके आ चुके हैं, एंजो के पास है। और मैं उसके बारे में पढ़ने लग रही थी तो पता चलता है ये सब चीजें, और वो पढ़ाने लगता है कि ये कुछ कुछ फिनिक्स स्टोन जैसा नहीं लगता है जो उसके अंदर फिट होता है। और तभी हम देखते हो पढ़ने के बाद बताती है अलारिक को कि जो तलवार है और जो सोड है वो बिल्कुल नॉर्मल सोड है जब तक उसके अंदर फिनिक्स स्टोन फिट नहीं होता, और जैसे फिनिक्स स्टोन फिट होता है वो एक तरह से ऐसी सोड बन जाती है जो वैम्पायर को मारते हैं उनकी आत्मा को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, उनको मार डालती है। और ये सोड इस टाइम पे जूलियन के पास है और तभी हम देखते हैं सब लोग एकदम टेंस हो जाते हैं। वही हम देखते हैं वेलेरी और कैरोलाइन आ चुके थे बाहर की तरफ और तभी हम देखते हैं कैरोलाइन गुस्सा हो जाती है और बोलती है मैं कैसे बिलीव करूं, एक तरह से साइकोटिक लोग मेरे पीछे पड़े हुए हैं, दूसरी तरफ तुम कह रही हो तुम ट्विन से प्रेग्नेंट हो, मैं इस पे बिलीव कैसे कर सकती हूँ और तुम्हें क्या पता वही स्पेल था। और तभी वेलेरी बोलती है मैंने 1000 साल भी हो जाएंगे तो भी स्पेल याद रहेगा क्योंकि मैंने भी करने की ट्राई की थी और तुम मेरे पे तो बिलीव करते नहीं हो ना। और ये सुनने के बाद हम देखते हैं कैरोलाइन शांत होती है और बोलती है ओके मैं तुम पे बिलीव करती हूँ बट
प्रूफ तो करो, क्यों बिलीव करूं मैं। और ये कहने को बताती ये स्पेल मैंने भी ट्राई किया था जब पहली बार, जब मैं मिस्टिक फॉल से न्यूयॉर्क से फिर इंग्लैंड जाने की तैयारी कर रही थी, तो जूलियन को पता चल चुका था कि मैं प्रेग्नेंट हूं और मेरे बच्चे को मारने के लिए अगर मान लो बच्चा हो जाएगा तो फिर लिली नहीं जाएगी इंग्लैंड और बाकी वापस मेरे साथ मिस्टिक फॉल्स आ जाएगी। ये सोचते हुए जूलियन ने मुझे मार मार के मेरे बच्चे को मारने की कोशिश की। उस टाइम पे मैं अकेली थी, यही स्पेल कर रही थी जिससे कि मैं अपने बच्चे को कहीं और ट्रांसफर कर दूं, बट थिंग वाज मैं अकेली थी, मेरे पास कोई कवर नहीं था, तो मैं ये नहीं कर पाई और बच्चा मेरा मर गया और मैं कुछ भी नहीं कर पाई उस मोमेंट पे। और ये कहने के बाद कैरोलाइन बोलती है तुम मिस्टिक फॉल वापस क्यों जाना चाहती थी उस बच्चे को लेकर। और फिर उसे समझ आता है कि ये बच्चा किसी और का नहीं, स्टेफन का था, और वो चुप शांत हो जाती है और वहां पर वैलेरी के साथ में साइड में बैठ जाती है और कहती है कि बच्चा स्टेफन का था और तुम और स्टेफन ये बात तब से छुपाने लग रहे हो सब लोगों से। और ये कहने के बाद हम देखते हैं वैलेरी बिल्कुल शांत हो जाती है, निराश हो जाती है और कैरोलाइन को उसके लिए बहुत बुरा लग रहा था। अब फिर हम अगले सीन में बानी को देखते हैं जो मैट को कॉल करती है और मैट उससे नाराज था और बोलता है मैं बानी तुम्हारा सुबह से वेट कर रहा हूं, तुम कहां थी। और ये कहने के बाद बोलती है मैं एंजो को हेल्प कर रही थी एक तरह से कुछ ढूंढने में। तभी बोलता है मुझे अब तुम्हारी हेल्प की जरूरत नहीं चाहिए, तुमने इतना लेट फोन किया है, तुमसे अच्छे तो एक तरह से टाइलर और जेरेमी है, वो हेल्प करने के लिए तैयार हो गए। और ये कहने के बाद फोन काटता है और हम देखते हैं बानी को बुरा लग रहा था और तभी वहां पर एंजो आ जाता है और बोलता है मेरा भी थोड़ा मूड ऑफ है और एक तरह से लिली ने साफ मना कर दिया मेरे लिए और मुझे बहुत बुरा लग रहा है। तभी हम देखते हैं बानी उसे बोलती है डोंट वरी, तुम लिली के बगैर ज्यादा अच्छे हो, और इस तरह कह के उसको मोटिवेट कर रही थी। फिर हम देखते हैं कि स्टेफन और डेमन घर आ जाते हैं और डेमन चिल्ला रहा था स्टेफन के ऊपर और कह रहा था एक तीर से दो निशाने मारे जा रहे थे, तुझे क्या प्रॉब्लम थी, जूलियन भी मर जाता और मोम से हमारा रिवेंज भी पूरा हो जाता, उसने दिया है क्या हमें। और ये कहने के बाद हम देखते हैं स्टेफन उसे समझा रहा है भाई तू पूरी स्टोरी नहीं जानता, तू एक बार सुन ले मेरी बात। बट हम देखते हैं डेमन बोलता है नहीं मुझे कुछ नहीं सुनना, मुझे गुस्सा है, मुझे गुस्सा अपनी मॉम पे, उसने हमारे साथ हमेशा ऐसा ही किया है, पहले तो हमको पूरी जिंदगी पिटवाती रही है, उसके बाद मरने के बाद फेक डेथ की नई फैमिली शुरू कर ली, नई फैमिली शुरू कर ली, हमको ऐसे फेंक दिया जिससे हम कुछ भी बिलोंग नहीं करते हैं, हमारी इज्जत तक नहीं करती ऐसे हम उसके बेटे हैं। तू क्या सुनना चाहता है और क्या सुनेगा, तू उसको हमेशा नया चांस देता रहेगा, वो हमेशा तुझे धोखा देती रहेगी और वो कभी नहीं सुधरने वाली है। और ये कहने के बाद वहां से चला जाता है पर हम देखते हैं स्टेफन अपनी बात एक्सप्लेन भी नहीं कर पाया था। अब हम लिली को देखते हैं जो बहुत ही ज्यादा निराश दिखाई दे रही थी और तभी हम देखते हैं कि उसको गुस्सा आता है और कहती है कि तुम एंजो से एक तरह से स्वॉर्ड फाइट क्यों कर रहे थे जब तुम्हें पता था तुम्हारी लाइफ मेरे से लिंक्ड है तब। और ये कहने के बाद उसका बॉयफ्रेंड जूलियन बोलता है यार मैं क्या करूं, ये लड़कों वाली बात है, हमें लड़ाई छिड़ जाती है तो बस छिड़ ही जाती है। और ये कहने के बाद अब लिली को गुस्सा आता है और बोलती है जूलियन तुमको पता था तुम्हारी लाइफ मेरे से जुड़ी है फिर भी तुमने ये किया। और ये कहने के बाद जूलियन को गुस्सा आता है और बोलता है तुम्हारे बेटे की गलती है, हम तो नॉर्मल लड़ाई लड़ रहे थे और वो बीच में आने की क्या जरूरत थी, और तुम्हारे लड़कों की इतनी प्रॉब्लम क्या है मुझसे। और ये कहने के बाद हम देखते हैं वो इमोशनल हो जाती है और कहती है कि तुमने जो किया वो सही था क्या, मेरी जान भी खतरे में डाल दी थी। और तभी हम देखते हैं इन सारे मोमेंट्स को याद करते हुए अब लिली पूछ लेती है और बोलती है कि मुझे एक मोमेंट पता चला है कि वैलेरी स्टेफन के बच्चे के साथ प्रेग्नेंट थी और तुम्हें ये बात पता थी और तुमने उस बच्चे को मार दिया। और ये कहने के बाद जूलियन बोलता है नहीं नहीं मैं ऐसा कभी कुछ नहीं कर सकता हूँ, बिल्कुल भी तुम्हें हार्म नहीं कर सकता हूँ, स्पेशली तुम्हारी फीलिंग्स को, और क्या तुम मुझे आज के लिए माफ करोगी। और तभी हम देखते हैं कि लिली बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाती है जैसे कि उसको पुरानी कोई बात याद आई हो और कहती है हाँ तुम्हें मैं माफ करती हूँ। और हम देखते हैं पास्ट बैक का सीन। फिर पास्ट बैक के सीन में हम देखते हैं कि उसको चोट लगी है और उसके हस्बैंड ने उसे मारी है और लिली एक तरह से बर्फ लगा रही थी चेहरे पे। और तभी हम देखते हैं उसका हस्बैंड अंदर आता है और कहते हैं इसमें मेरी गलती नहीं है, आई एम रियली सॉरी, मुझे जब लगता है कि मेरी फैमिली टूट रही हो और मैं थोड़ा ज्यादा ड्रंक हूं तो ऐसा बिहेव कर देता हूं और मुझे नहीं करना चाहिए था, बट मैं क्या करूं कंट्रोल नहीं कर पाया, और क्या तुम मुझे माफ करोगी। और तभी हम देखते हैं पुरानी लिली भी बोलती है हाँ मैं तुम्हें माफ करती हूँ, और प्रेजेंट टाइम में बोलती है हाँ मुझे माफ कर दो, और प्रेजेंट टाइम में बोलती है हाँ मैं तुम्हें माफ करती हूँ। और ये दोनों चीजों को कनेक्ट करने की कोशिश करती है और सोचती है कि मेरे बेटे सही कह रहे थे इस बारे में। तभी हम देखते हैं कि अब जूलियन उसे खड़ा करता है और कहता है प्लीज यार मैं ऐसा कुछ नहीं करना चाहता था, मैं तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ, और उसे गले लगा लेता है। और हम देखते हैं कि लिली को पक्का श्योर हो चुकी थी कि जो बेटे कह रहे थे उसके वो सच कह रहे थे। फिर हम देखते हैं कैरोलाइन को जो अल्ट्रासाउंड करा रही है और तभी हम देखते हैं डॉक्टर बोलते हैं तुम श्योर प्रेग्नेंट हो, क्योंकि हमें एक भी बच्चा नहीं दिख रहा, मतलब तुम प्रेग्नेंट नहीं हो बाय द वे। और तभी हम देखते हैं शायद ट्विंस नहीं है, और तभी डॉक्टर बोलती है बच्चा ही नहीं है, कोई दिल की धड़कन भी नहीं है, और आई एम सॉरी तुम्हें शायद कोई गलत फहमी हुई होगी। और ये कहकर वहां से चली जाती है। तभी हम देखते हैं दोनों एकदम टेंस हो जाते हैं और अलारिक से एक तरह से सॉरी बोलती है और बोलती है मुझे लगा था शायद है। और तभी अलारिक बोलता कोई नहीं होता, मुझे भी एक चांस लगा था बट नो प्रॉब्लम। तभी हम देखते हैं वैलेरी वहां पर आती है और वैलेरी से सीधा बोलती है कैरोलाइन की प्रेग्नेंट नहीं हूं मैं, तुम गलत थी। और ये कहने के बाद बोलती है पक्का श्योर हो तुम, क्योंकि मुझे एक तरह से डाउट हुआ,
जब एक तरह से मैंने तुम्हें बो से बचा के एक तरह से मैजिक से दूर फेंका, इसी तरह ये ट्विंस भी कर रहे हैं, एक तरह से अपने आप को छुपा रहे हैं आउटर वर्ल्ड से, क्योंकि उन्हें पता है खतरा था। और ये करने के बाद हम देखते हैं कि उसके पेट पे हाथ रख के साइफन करती है, मैजिक एब्जॉर्ब करती है उन दोनों ट्विंस का, और तभी हम देखते हैं उसको फील होने लगता है, और कैरोलाइन अल्ट्रासाउंड मशीन अपने पेट पे लगाने लगती है और उसे 2 ट्विंस दिखाई देते हैं। और ये देखने के बाद वैलेरी समझाती है ये कोई नॉर्मल बच्चे नहीं है, जेमिनी कवन के आखिरी एक उम्मीद है, इनके पास मैजिक है और ये एक तरह से अपने आप को छुपा सकते हैं दूसरी दुनिया से, जिससे कि किसी को पता ना चले और अपने आप को सेफ रख सकें, और इसलिए अब तक छुपे हुए थे और मुझे एकदम अब ध्यान में आया है। और ये देखने के बाद हम देखते हैं कैरोलाइन बहुत ज्यादा खुश हो जाती है कि उसके पेट में 2 बच्चे हैं, वो भी ट्विंस, और इसी मोमेंट पे हम देखते हैं कि वो तीनों ही खुश हो जाते हैं। अब हम लास्ट सीन में देखते हैं कि अब लिली सीधा पहुंच चुकी थी डेमन के घर पे, और डेमन गेट खोलता है और बोलता है तुम यहाँ पर क्यों आई हो, सुबह की डिश वापस लेने आई हो। और तभी हम देखते हैं कि मैं अंदर आ सकती हूँ, और तभी लिली घर के अंदर आती है और दोनों भाइयों से बोलते हैं आई एम सॉरी। और ये कहने पर डेमन बोलता है मुझे कुछ सुनाई नहीं दिया, तुमने क्या कहा। और तब बोलती है आई एम सॉरी, मुझे पता है मेरी गलती है, मैंने पहले ऑब्जर्व नहीं किया, लेट हो गई, तुम सही कह रहे थे, वो भी एक मॉन्स्टर है, मैंने एक मॉन्स्टर को छोड़ा दूसरे को पकड़ लिया, ये गलत है, हम इनको अपने आप को हार्म नहीं होने देंगे, और इस बार ऐसा प्लान बनाएंगे तीनों मिलकर कि हम उसको एक तरह से हटा सके अपने पूरे लाइफ से ही। और ये करने के बाद हम देखते हैं दोनों सैल्वाटोर ब्रदर्स के साथ उनकी माँ भी अब उनके साथ मिल चुकी थी। तो गाइस ये एपिसोड यहीं पर खत्म होता है, तो प्लीज लाइक करें वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि अभी धमाका और बढ़ने वाला है कि वो ट्विंस कितने पावरफुल रहेंगे और कैरोलाइन कैसे हैंडल कर पाएगी एक वैम्पायर होते हुए मां बनना। और यहीं पर हम देखेंगे अलारिक का इसमें क्या रोल रहेगा, क्योंकि कुछ टाइम पहले तक तो अलारिक उसका टीचर था और दुनिया क्या कहेगी इसके बारे में। और वहीं पर हम देखेंगे बानी और मैट की लड़ाई हो रखी है, और एंजो और बानी की क्या केमिस्ट्री बनती है, और यहाँ पर लिली का कैसा रहेगा कनेक्शन जूलियन के साथ और अपने बच्चों के साथ, और वहां पर दूसरे हेरेटिक क्या करेंगे, ये सब देखेंगे अगले एपिसोड में। तब तक के लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, और प्लीज गाइस सब्सक्राइब टू दिस चैनल, लाइक टू दिस वीडियो, जिससे मैं आपके लिए अमेजिंग कंटेंट लाता रहूं। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, सायोनारा एंड टाटा।